रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के सीजन 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वैसे तो इस कहानी के काफी गॉड्स हैं, लेकिन उनके बीच में भी 4 ऐसे खतरनाक गॉड्स हैं जिनसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। जिनमें सबसे पहले आता है ज़ूस, इसके बाद तुम लोगों का शिवा आता है, फिर ओदन आता है, और इन सब के बीच में भी दोस्तों एक ऐसा गॉड है जिससे यहाँ तक बाकी गॉड्स भी थर थर कांपते हैं। उसका नाम है हर्मीस। इसको मिलाकर 4 पिलर ऑफ गॉड बनते हैं जिन्हें चीफ ऑफ गॉड भी कहा जाता है। पर दोस्तों अभी जो मैंने जिस गॉड का जिक्र किया इसका नाम है हर्मीस, जिसे लोग हेल का गॉड कहते हैं। ये गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आज तक कभी कोई बैटल हारा भी नहीं। हारना तो छोड़ो, यहाँ तक बाकी गॉड इसे लड़ने से भी डरते हैं। लेकिन अचानक से जो काम आज तक गॉड नहीं कर पाए वो एक इंसान अकेले में कर देता है। मिलिएगा एम्परर हॉन्ग से, जो कि अपने एक ही हाथ के दम से किंग ऑफ हेल को ना के सब उड़ा के दीवार के अंदर दसाता है, बल्कि सब अपने एक मामूली हाथ के दम पर वो उससे यहाँ तक जख्मी भी कर देता है। वो गॉड जो कि आज तक अनटचेबल माना जाता था, वो गॉड जिसका आज तक लोगों ने कभी खून बहता हुआ भी नहीं देखा, वो काम जो कि कोई गॉड नहीं कर पाया वो इस इंसान ने अकेले में कर दिखाया। तो दोस्तों स्वागत है तुम सबका रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 में। जब तक मैं इस वीडियो को शूट करूं इस एनिमे को आए हुए सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे ही हुए हैं। हालांकि इससे पहले हम वीडियो की गहराई में बढ़े, मैं आप सभी को कहूंगा कि आप लोग जाकर इसके पिछले पार्ट्स को भी देख लें। एनीवे इस बार का भी सीजन पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इतनी बढ़ बढ़ के फाइटिंग है इस सीजन में। दोस्तों क्योंकि लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन किए हुए काफी वक्त हो रहा है, तो इसी वजह से मैं आप सभी को इस कहानी का बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ये यूनिवर्स 3 ठिकानों पर टिकी हुई है, जहाँ पर सबसे ऊपर आता है वलहला, यहाँ पर गॉड्स का और हेवन का ठिकाना है। सबसे नीचे आता है हीलियम, यहाँ पर नर्क का ठिकाना है, और दरमियान में आता है मिडगार्ड जहाँ पर इंसान होते हैं। चूंकि इंसान दुनिया में काफी ज्यादा पाप कर रहे होते हैं, तो एक रोज गॉड्स डिसाइड करते हैं कि इंसानों को मिटा दिया जाए। लेकिन वहीं पर बुनिल्डा जो कि हाफ ह्यूमन होती है और हाफ वल्करी होती है, उसका मानना होता है कि ह्यूमंस को एक चांस देना चाहिए, जिस वजह से वो गॉड्स को मना लेती है कि क्यों ना ह्यूमन और गॉड के बीच में अगर इंसान जीत जाते हैं तो उन्हें दोबारा से जीने का हक दिया जाएगा, और अगर हार जाते हैं तो उन्हें मिटा दिया जाएगा। पर इंसान इस काबिल नहीं होते कि वो गॉड्स का सामना भी कर पाए, जिस वजह से बुनिल्डा की सिस्टर्स जो कि वल्करीज मानी जाती है वो इंसानों की वेपन में बदल जाती है, जिससे इंसान फाइनली गॉड्स को डैमेज दे सकते हैं। तो इसी के दम पर इंसान वर्सेस गॉड का सबसे पहला बैटल की शुरुआत होती है, जिसमें गॉड्स की तरफ से होता है थॉर और इंसानों की तरफ से होता है लूबू। जहाँ पर पहले बैटल की शुरुआत ही इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो पूरे के पूरे वलहला को अंदर से हिला के रख डालती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। हालांकि ये बैटल इतना ज्यादा करीब था और एक लम्हे के लिए हमें ये भी लग रहा था कि लूबू इंसान इस बैटल को जीत जाएगा, कि थोर को ज्यादा वक्त नहीं लगा उस इंसान की जान लेने के लिए। इसके बाद जो अगला बैटल था उसमें गॉड्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया चीफ ऑफ गॉड ज़्यूस ने, और इंसानों की तरफ से पार्टिसिपेट किया पहले इंसान आदम ने। इस बैटल ने पूरे की पूरी वलहला को अपनी रुपेट में ले लिया था, जहाँ पर एक बार फिर से हमें लग रहा था कि इस बैटल को आदम ही जीतेगा, कि एक बार फिर से गॉड ने दिखा दिया कि वो गॉड क्यों है। एक और बैटल भी इंसानियत इसी तरह हार जाती है। दोनों बैटल्स को देखकर जहाँ पर लगने ही लगा क्या इंसान गॉड से जीत भी सकते हैं, कि वहीं पर इंसानों के बीच में कि तभी वहां पर एंट्री मारता है इंसानों के बीच में एक प्राउड इंसान, इसका नाम होता है सासाकी काइजिरो। उसके दम पर पहली बार इंसानियत अपनी विक्ट्री हासिल करती है, जो देखकर यहाँ तक गॉड्स भी हैरान हो गए थे। दोस्तों इसके बाद आया था सबसे स्पेशल बैटल, पूरी की पूरी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में मेरा सबसे फेवरेट। हाँ दोस्तों, जैक द रिपर वर्सेस हरकुली। जैक द रिपर जो कि इंसानियत का वर्स्ट क्रिमिनल माना जाता था,
सबसे नफरत करने वाला इंसान माना जाता था, वो प्राउड वॉरियर हरकुलिस के खिलाफ लड़ता है। जैक द रिपर, जिसका मानना होता था कि वो अपनी एक आंख से इंसानियत के असली रंगों को देख सकता है। जब वो मरने लगते हैं, इंसान अपना असली चेहरा तब दिखाता है। हालांकि जब वो सबसे नोबल गॉड की जान लेता है, जिसका नाम हरकुलिस होता है, आज वो पहली बार गलत साबित हो जाता है। हरकुलिस मरते दौरान भी जैक द रिपर से प्यार करता है, ऐसे ही जैसे कोई अपने भाई से करता होता है। दोस्तों, ये बैटल आपको अंदर से तोड़ डालेगा। इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि इस बैटल को जरूर चेकआउट करना। मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किया होगा, नीचे लिंक दे दूंगा। जैक द रिपर चाहे भले ही बैटल तो हार जाता है, लेकिन हरकुलिस से वो एक अच्छा सबक सीखता है। वो दोनों बैटल के दौरान ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मजबूरन हरकुलिस को मरना पड़ता है। जैक द रिपर बैटल तो जीत जाता है, लेकिन वो असली वार हार जाता है। उसे हरकुलिस ने सिखाया कि इंसानियत का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जो अगला बैटल्स के बाद आया था, उसने सभी देखने वालों को अंदर से झंझोड़ के रख दिया था, क्योंकि वो बैटल किसी और का नहीं बल्कि राइडन वर्सेस शिवा द डिस्ट्रॉयर। एक ऐसा शख्स जो कि सब अपने नाचने के दम पर पूरी की पूरी यूनिवर्स को तोड़ने का दम रखता है। शिवा इस कहानी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड में से एक है, जिससे यहाँ तक चीफ ऑफ गॉड भी बोला जाता है। पर राइडन वाकई में एक इंसान होने के बावजूद भी शिवा का बहुत बुरा हाल करता है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक राइडन शिवा के डिवाइन हाथों को भी एक एक करके तोड़ने लगता है। वो हाथ जो कि आज तक गॉड्स का मानना था कभी टूटते नहीं है। एक पल के लिए तो हमें ये लग रहा था कि शिवा वाकई में हारने वाला है और यहाँ पर मारा जाएगा, कि देखते देखते शिवा अपने तांडव डांस को शुरू करता है। एक ऐसा डांस जो कि यूनिवर्स को तोड़ने का दम रखता है। इसकी बेस पर बस मुश्किलों से शिवा राइडन को हरा देता है। तभी शुरुआत होती है छठवें बैटल की, जहां पर हमें लग रहा था कि बुदा गॉड्स की तरफ से लड़ेगा। वो ऐनी मौके पर इंसानों की तरफ चला जाता है। इंसानियत को बचाने के लिए वो यहाँ पर ना कि सब जीरो फकू पे बारी पड़ता है, बल्कि यहाँ तक एक खतरनाक डीमन मॉन्स्टर को भी उसी वक्त हरा देता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ स्मूथ स्केलिंग है। यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होने जा रही है। बुदा को जब हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, वो बुनिल्डा से एक अजीब बात बोलता है। वो कहता है कि क्या अब मैंने तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब होने दिया, जिस चीज के पीछे तुम पड़ी हुई हो, जिस चीज को तुम पाना चाहती हो। दोस्तों, वो यहाँ पर इशारा कर रहा है कि तुम सब इंसानियत का साथ वैसे नहीं दे रही कि इंसानों को जीतना चाहिए मॉरल ट्रू वैल्यूज के लिए, बल्कि वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा अपना एक मकसद भी है। और ये बात सारे लोगों में सब बुदा को ही पता है। अगले सीन में हम बेल्ज़ेबूब को बैठे हुए देख पाते हैं कि अचानक से उसके पास ओदन आता है। ओदन उससे पूछता है, मैं जानता हूँ ज़ेराफ़ुकु के साथ जो कुछ भी हुआ था पिछले बैटल में, उसमें तुम्हारा ही हाथ है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने ओरा से पूरे की पूरी लाइब्रेरी को जड़ों से हिला डालता है। वो यहाँ पर बेल्ज़ेबूब को वार्न भी करता है कि मैं जो पाना चाहता हूँ, मेरे एम्बिशियस, मेरे गोल के बीच में आने की गलती भी मत करना। बेल्ज़ेबूब जो कि इस वक्त चीफ ऑफ गॉड के सामने खड़ा होता है, उसके चेहरे पर जर्रा भी डर नहीं होता। एक लम्हे के लिए हम फिर से बुनिल्डा को देख पाते हैं, जो कि हालवे में से गुजरते वक्त यहाँ पर बुद्धा की बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि क्या मैंने तुम्हारे गोल को करीब पहुंचा दिया तुम्हारे लिए। उसने ये कोई पहेली टाइप की बातों में उससे पूछा होता है, और यही बात तो अब उसे अंदर से चुभने लगती है कि देखते देखते अचानक से यहाँ पर बुनिल्डा के सामने बुनिल्डा ही आ खड़ी होती है। बुनिल्डा उसे देखकर कहती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कमरे से बाहर मत आना। ये बोलते हुए वो उसका नाम नोस्ट्राडामे बताती है। इसके बाद नोस्ट्राडामे अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, तुम आकर मुझे कब लड़ने दोगी। दोस्तों, नोस्ट्राडामे एक इंसान है, लेकिन यहाँ पर बुनिल्डा बोलती है कि तुम इंसानों के भी सबसे अजीब से वाइल्ड कार्ड हो, तुम इंसानों के बीच में भी जोकर हो, और यही तुम्हें सबसे खतरनाक बनाती है।
पर फिलहाल तुम्हें इंतजार करना होगा। अगर तुमने ज्यादा शोर किया तो मैं तुम्हें टूर्नामेंट से ही हटा दूंगी। दोस्तों, मैं आप सभी को कहूंगा कि नोस्ट्राडामस को आप लोग जरा भी हल्के में मत लेना। ये चाहे भले ही दिखने से एक ब्रैट लग रहा होता है, लेकिन ये इंसान होने के बावजूद भी इसने बाइफ्रोस्ट के गेट को तोड़ा होता है। एक ऐसा गेट जिसे गॉड्स भी नहीं तोड़ सकते। जब वालहला और हेलियम के बीच में एक खतरनाक जंग छिड़ गई थी, तो इनके बीच में बाइफ्रोस्ट गेट को क्रिएट किया गया था, जो इनके बीच में बफर जोन का काम करती थी, ताकि अगर गॉड्स हीलियम पर हमला करना चाहे तो वो इस दरवाजे के अंदर डूब जाए। अगर हीलियम वाले वालहला पे हमला करना चाहे तो वो भी इस दरवाजे के अंदर डूब जाए। मतलब कि ये दोनों साइड्स को लड़ाई करने से रोकता था। अगर तुम उस गेट को हेवन से देखोगे तो वो तुम्हें पूरा का पूरा काला दिखेगा। अगर तुम उसे नर्क से देखोगे तो वो गेट तुम्हें चमकता हुआ दिखेगा। इंडीड वो गेट रेनबो और डार्कनेस को मिलाकर बना होता है। उस गेट को जिसे ना ही गॉड्स पार कर सकते होते हैं और ना ही कोई डीमन, लेकिन देखते देखते एक इंसान उस गेट को पूरे तरीके से नष्ट कर देता है। वो इंसान कोई और नहीं था बल्कि नोस्ट्राडामस था। कहानी पलट के अब गॉड्स की साइड पर जाती है। यहाँ पर हर्मीस कहने लगता है, चूंकि बुद्धा ने गॉड्स को बिट्रे किया था, इसकी वजह से अब इंसानियत और गॉड्स के बीच में ये बैटल अब बराबर हो चुका है और जल्द ही 7वें बैटल की शुरुआत हो जाएगी। ये बैटल जो भी जीतेगा वही डोमिनेट करेगा। इसी वजह से नेक्स्ट बैटल को जीतने के लिए गॉड्स और ह्यूमन दोनों के दोनों पूरा दम लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अब बुद्धा की रिप्लेसमेंट कौन होगा। हमें कोई तो एक ऐसा गॉड बेचना पड़ेगा जो कि पूरे तरीके से हमें गारंटी विक्ट्री दिलाए। यहाँ पर एरिस को लग रहा होता है कि शायद से अब सारे की सारी गॉड्स की उम्मीदें मुझसे ही हो, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो एक गॉड ऑफ वॉर हूँ। वो यहाँ पर हाथ उठाने ही लगता है कि अगले बैटल में मैं जाना चाहूंगा। कि इसी सब में उनके बीच में गॉड ऑफ हेल हेडिस अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि अगला बैटल मैं लड़ूंगा। दोस्तों, ये वही खतरनाक गॉड है हेडिस, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि चीफ ऑफ गॉड में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ज़ूस इसी बात से बोलता है, हेडिस अगर तुम ये बैटल लड़ोगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ये बैटल हम ही जीतेंगे। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अचानक से लड़ना क्यों चाहते हो? हेडिस खड़ा होते हुए अपने मास्क को तोड़ते हुए कहता है, जाहिर सी बात है, मैं अपने भाई पोसेडन का बदला लेना चाहता हूँ। हेडिस जो कि हेल का किंग माना जाता है। अब जरूरी सवाल तो ये उठता है कि इंसान इस किंग के खिलाफ किसको लड़वाएंगे। तो इसी वजह से कहानी बुनिल्डा पे जाती है, जो कि इस वक्त अपने कंट्रोल रूम में जाने लगती है कि नेक्स्ट फाइटर हमारी तरफ से कौन लड़ेगा। कि वहां पर एक बार फिर से नोस्ट्राडामस बुनिल्डा का रूप लेके खड़ा होता है। अब ये देखकर गॉल भी परेशान कि यहाँ पर दो बुनिल्डा है। कि इसी सब में नोस्ट्राडामस काफी ज्यादा सीरियस होकर अपने असली रूप में आता है। वो आज थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था वो काफी ज्यादा गोफी और मजाक कर रहा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा सीरियस है। अनजाने और बेअनजाने में पता नहीं क्यों वो फाइनली अपने मुंह को खोलते हुए कह देता है कि एक बुरी न्यूज है, इंसान ये बैटल पूरे तरीके से हार जाएंगे और गॉड उन्हें खत्म कर देंगे। जो देखकर गोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो बुनिल्डा से मदद पुकारने लगती है कि अब हम क्या करें। कि इसी समय नोस्ट्राडामस अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है, क्या यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी भी फट गई। ये सब देखकर गोल का मुंह शर्म से लाल होने लगता है। वो कंप्लेन करने लगती है कि बुनिल्डा बड़ी बहन, प्लीज इस पागल बंदे को यहाँ से निकालो, ये कौन है। बुनिल्डा बताती है, हम इससे निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। यकीन करो, अगर मैंने कहा ये इंसानियत का वाइल्ड कार्ड है, ये पूरे के पूरे गॉड्स को अंदर से हिलाने का दम रखता है। जिन्हीं समय यहाँ पर देखती देखते बुनिल्डा को नोटिफिकेशन आता है। जब वो नोटिफिकेशन को खोलकर देखती है तो बुनिल्डा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो लोग भी उसकी नोटिफिकेशन पर अपनी नजरें ठहराते हैं तो ये देखकर तो नोस्ट्राडामस काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और एक बार फिर से दूसरी तरफ गोल की फट जाती है। गोल बताती है कि ये वो गॉड है जो यहाँ तक दूसरे गॉड भी जिससे पंगा नहीं लेना चाहेंगे।
वो किंग ऑफ हेल है, नर्क का किंग है। ये देखकर तो गोल अभी से हार मान लेती है कि हमारे पास कोई भी इतना पावरफुल इंसान नहीं होगा जो कि हेडिस का सामना भी कर पाए। नोस्ट्राडामस में बुनिल्डा का हिलाने लगता है, ओ सॉरी आई मीन बुनिल्डा को हिलाने लगता है कि प्लीज मुझे भेज दो, जबकि गोल भी यहाँ पर बुनिल्डा को हिला रही होती है कि अब हम क्या करें। बुनिल्डा का दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है, वो दोनों को उड़ा के फेंकती है, जिसके बाद वो गोल का मुंह बंद करने के लिए बोलने लगती है, नहीं, हम इंसानों के पास भी एक ऐसा इंसान है जो कि हेडिस का सामना करने का दम रखता है। जिसके बाद वो फाइनली कह ही देती है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, और सबसे बढ़ के अ किंग फॉर अ किंग। अगर वो लोग अपना बादशाह सलामत हमसे लड़वाना चाहते हैं तो फिर हम अपने बादशाह सलामत को उससे लड़वाएंगे। एक ऐसा इंसान जो कि पूरी की पूरी हेल को तोड़ने का दम रखता है, एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ तक नर्क के किंग को हराने का दम रखता है, एक ऐसा इंसान जहाँ पर चले तो वो रास्ता उसका बन जाता है, जहाँ पर बैठे तो वो उसकी कुर्सी बन जाती है, जिधर कदम रखे वो जगह ही उसकी हो जाती है। वो इंसान जो कि किंग माना जाता है, किंग ऑफ द बिगिनिंग, शुरुआती किंग, शुरुआत का किंग। अब जिक्र उसका चल रहा ही होता है, कहानी उसकी और अब पलट के जाती है। हम देख पाते हैं अचानक से इस बिल्डिंग की बहुत बड़ी दीवार गिर जाती है और उसी के अंदर से चल कर निकलता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग। वो यहाँ पर इसके बाद चलते हुए कहता है कि आखिर मेरा वेटिंग रूम कहाँ पर है। वो पूरे तरीके से इस बिल्डिंग में खो गया होता है। चलते चलते वो गॉड की वीआईपी रूम में एंटर करने लगता है। खैर बार हमें इस वीआईपी रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एरीज बोलता है कि मैं खुश हूँ कि हमने हेडिस को चुना है, अब इंसान जो भी ले आए वो पक्का हारेंगे। जहाँ से वो पूरे के पूरे एरिना को घूर आता है। वो कहता भी है कि एक लम्हे के लिए हेडिस की एंट्रेंस को देखो, हमने पूरे तरीके से उसकी एंट्रेंस को नर्क में बदल दिया है ताकि हेडिस पूरा इस बैटल को एंजॉय कर सके। एरिस को पूरा यकीन होता है कि हेडिस उन्हें गारंटी विक्ट्री देगा। वो ये बोलते बोलते जोर से हंस रही होता है कि इसी बीच में यहाँ पर एंट्री मारता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग। वो सीधा जाकर जूस की कुर्सी पर बैठ जाता है, वो कुर्सी जो कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपी चीफ ऑफ गॉड्स के लिए होती है। तभी एम्परर बोलता है, हाँ क्या ही कुर्सी है, मेरी शान के मुताबिक जचती है। एरिस हैरान होता है, हाँ। इसके बाद वो यहाँ पर हर्मीस से पूछने लगता है कि ये बंदा कौन है, और सबसे बढ़ के वो यहाँ पर किंग ऑफ हेल की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हर्मीस जो कि यहाँ पर हिरांगी जताते हुए कहता है, मेरे ख्याल में ये इंसान है। इंसान का शब्द सुनकर एरिस को अंदर से थोड़ी बहुत घिन आने लगती है, पर फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ओए ओए, जिस कुर्सी पर तू बैठा है यहाँ पर सिर्फ गॉड्स के स्ट्रॉन्गेस्ट ही बैठते हैं। अगर तूने बैठना है तो इंसानी कचूमड़ में जाकर बैठ जाना। ये बोलते हुए वो इसके हाथ से उठाकर उसे यहाँ से ले जाने ही लगता है कि देखते देखते हर्मीस अपने आप को घूमते हुए हवा में ही पाता है, और जब तक वो अपना होश संभालता है तो उसका चेहरा सीधा जाकर जमीन पर लगता है। एक बार मुंह की खाता है तो दूसरी बार सर की बल गिरता है। वो अपसाइड डाउन होकर अपनी नजरें उठाकर देखता है, वो किंग अभी भी शांति से ऐसे ही बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ भी ना हो। इसके बाद हर्मीस उसके करीब आकर उसके जिस्म को घूरते हुए अपने दिली दिल में कहता है, कौन है ये इंसान। कि नजर चपकते ही उसने ब्रदर एरिस को ऐसे जमीन पर पटका जैसे वो कोई वैल्यू ही नहीं रखता। फाइनली द किंग ऑफ द बिगिनिंग अपने मुंह को खोलते हुए बोलने लगता है कि अपनी एरोगेंसी को अपने पास रखो, मुझे मत बताओ कि मुझे कहाँ पर बैठना है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी जगह पर मौजूद हूँ, फर्क तो इससे पड़ता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं जिधर भी चलता हूँ वो मेरा रास्ता बन जाता है, मैं जिधर बैठता हूँ वो मेरी गद्दी बन जाती है। एरिस गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, हरामजादे कहीं के, मैं तो सब तेरी मदद ही कर रहा था। वो गुस्से में बहते हुए इस बार फाइनली हाथ को उसके जा पकड़ता है। लास्ट टाइम वो टच भी नहीं कर पाया था। वो यहाँ पर काफी गुस्से में बोलता है, मैं हूँ द गॉड ऑफ वॉर, मैं चुनता हूँ किसको मरना है, मैं चुनता हूँ किसको जीना है। वो ये बोल रहे होते कि अगले ही पल में हम फिर से
एरिस को दीवार से पटका हुआ देख पाते हैं। ऐसा आज तक कभी भी गॉड्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। वो फिर से उल्टा पड़ा होता है, सोच रहा होता है कि एक इंसान कैसे ये कर सकता है। इससे अपनी आंखों से देखकर हर्मीस उससे इम्प्रेस होता है कि एक ही हाथ से द गॉड ऑफ वॉर पर बाड़ी पड़ना हर एक इंसान की बस की बात नहीं होती। चूंकि वो भी एक किंग है, हर्मीस को फर्क नहीं पड़ता कि वो गॉड है या इंसान है, वो सब किंग्स को सर्व करता है। तो यहाँ पर फाइनली एम्परर बोलने लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पिलाओ। तो हर्मीस उससे बोलता है, बादशाह सलामत, अगर आप चाहे तो मैं आपको हनी वाटर पिला सकता हूँ, अगर सिर्फ आप हुक्म दे तो। अगले ही पल में हम एम्परर को हनी वाटर पीता हुआ देख पाते हैं। तो वो फाइनली बोलता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। बादशाह सलामत तुम्हें इजाजत देता है कि तुम बोल सकते हो, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हर्मीस अपना सर झुका के कहता है, इट्स एन ऑनर टू मीट यू, मेरा नाम है हर्मीस, मैं 12 ओलंपियन गॉड में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हूँ। एरिस का गुस्सा और भी सर पे बढ़ जाता है, क्या तू मेरा मजाक बना रहा है। कि इसी बीच में दरवाजा जोर से खुलता है, वो उसके मुंह पर बजता है। हमें पता चलता है यहाँ पर गोल आई होती है अपने किंग को ले जाने। गोल बताती है, यहाँ पर बड़े हुए हो तुम, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। तो मेरी बहन ने कहा कि सुराख को छेद को फॉलो करो, जहाँ जहाँ तुम्हें दीवार में छेद मिलेंगे वहीं पर आसपास तुम भटक रहे होंगे। तो जरा देखो तो सही, उन सुराखों को फॉलो किया, मैं यहाँ तक जा पहुंची। बुनिल्डा भी यहाँ पर आके कहने लगती है, तो तुमने गलत रास्ता लिया और तुम यहाँ तक जा पहुंचे। तो एम्परर आगे से कहता है, तुम ये कैसी बात कर रही हो, बादशाह सलामत जो रास्ता लेता है वो उसका रास्ता बन जाता है, मैं जो कहूँ वो हो जाता है, मैं जिससे मना करूँ वो खत्म हो जाता है, मैं जिससे नफरत करूँ तो वो मिट जाता है। कौन हूँ मैं इंडीड बादशाह सलामत हूँ। तो दोस्तों हर्मीस को ये बंदा काफी पसंद आता है। वहीं पर एरिस की फटी पड़ी होती है डर के मारे कि इस शख्स के करीब तुम जाओ नहीं तो अगले ही पल में तुम उल्टा होकर जमीन पर जा गिरते हो। बुनिल्डा उससे बोलती है कि जाने का वक्त हो गया। तो आगे से किंग बोलता है, नहीं मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे इंटरटेन करने के लिए ये सो कॉल्ड गॉड ऑफ वॉर है, मतलब कि उसे एरिस की पटाई करने में मजा आ रहा होता है। ये सुनकर हर्मीस यहाँ पर हंसने लगता है। तो बुनिल्डा बोलती है, मैं समझ सकती हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राउंड 7 की शुरुआत हो रही है, वो फाइट आप लड़ोगे। ये सुनकर एरिस और हर्मीस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गई होती है कि ये किंग इतना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों अब उनके पसीने छूटने लगे थे, उन्हें तो लगा था कि एरिस का सामना करने के लिए कोई इंसान सामने नहीं आएगा। उन्होंने चुना ये इंसान जो कि किंग है ऑफ द बिगिनिंग का। एम्परर छलांग लगा के इस कुर्सी पर खड़ा हो जाता है एक्साइटेड होते हुए, फाइनली मेरा टाइम आ गया। बुनिल्डा बोलती है, ठीक है आप अपनी एंट्रेंस से गुजरते हुए फौरन से एरिना के अंदर जाओ। तो आगे से द किंग ऑफ द बिगिनिंग कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं रहता, क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी ही कमजोर है कि मैं जो रास्ता लेता हूँ वही मेरा रास्ता बन जाता है। मुझे किसी भी एंट्रेंस से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दुनिया के सारे रास्ते ही एंट्रेंस है। फाइनली दोस्तों 7 बैटल की शुरुआत होने लगती है। हेमडन अनाउंसमेंट करने लगता है, 3 बैटल इंसान जीते हैं, 3 बैटल गॉड जीते हैं। इसी के साथ 7वें की शुरुआत आती है। इसी के साथ वो यहाँ पर द किंग ऑफ द बिगिनिंग की अनाउंसमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एंट्रेंस से कोई भी निकल के नहीं आता। कि देखते देखते इसी बीच में इंसान एक जोरदार बेल को बजाते हैं, जिसके चलते हम देख पाते कोई शैडो टाइप क्रीचर सारे के सारे इंसानों के बीच में से होते हुए आगे निकलने लगते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चाइनीज हिस्ट्री के सारे एम्परर्स होते हैं। वो यहाँ पर जूस की कुर्सी से आसमान की ऊंचाइयों से एक दूसरे को पकड़ के नीचे तक खड़े होते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने सरों पे उठाया होता है रेड कारपेट। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर जूस की कुर्सी से ये रेड कारपेट क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि उस वीआईपी रूम में कोई और नहीं बल्कि द किंग ऑफ द बिगिनिंग मौजूद है। जैसे कि उसने कहा, वो जहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर चलता है, वही उसका रास्ता बन जाता है। इसी तरह वो फाइनली अपना ओरा फार्म करते हुए आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जाने लगता है। हिंडाल को यहाँ पर थोड़ी फिक्र होती है, अगर मुझे पता होता तो मैं अच्छे से अनाउंसमेंट कर देता। वो कहता है कि नहीं, मैं एक प्रो कमेंटेटर हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। वो फाइनली कहना शुरू होता है, हर कुछ शुरुआत होता है इसी शख्स से और हर कुछ खत्म होता है इसी शख्स पर। वो शुरुआत करता है जो चीज की उससे चाहत होती है, वो खत्म करता है
जिस चीज से उसे नफरत होती है। कौन है वो चाइनीज की 550 एरा का किंग है, जहाँ पर उस दौर को कोई खत्म करने के काबिल नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स के दम पर खत्म हुआ। उसने वहाँ पर सड़कें बनाए जहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसने वहाँ पर कैसल बनाए जहाँ पर कुछ खड़ा ही नहीं हो सकता था। उसी ने द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ वास्ट चाइना को अचीव किया था, जो कि उस समय में किसी की बस की बात नहीं थी। वो पहला इंसान था जिससे यहाँ तक लोग गॉड्स की तरह पूजा करते थे। कौन है वो? उससे लोग बुलाते हैं द किंग ऑफ द बिगिनिंग। इसी तरह वो फाइनली अपनी एंट्रेंस मारता है। हमें उसका नाम बताया जाता है। एमडाल बताता है उसका नाम है किंग शी हुआ। सारे के सारे गॉड्स उसे यू ओड़ा फार्म करते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहे होते हैं। पर सारे लोगों को अब चिंता होने लगती है, किसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, क्या वो लड़ पाएगा? दोस्तों, जब बारी आती है हेडिस की, उसकी अनाउंसमेंट करने से भी हेमडाल थर थर कांपने लगता है। कि कहा जाता है कि जो भी उसका नाम लेता है वो नर्क में जाता है। देखते देखते हेडिस अपनी एंट्रेंस करके फौरन से फौरन जा खड़ा होता है द किंग ऑफ द बिगिनिंग के सामने। तो दोस्तों, इससे पहले दोनों के बीच में कुछ होता भी कि यहाँ पर हमारी एपिसोड आकर खत्म होती है। दोस्तों, जो आने वाली एपिसोड है वो आपको अंदर से हिला डालेगी, क्योंकि इसमें जो फाइट्स है वो पूरे तरीके से कमर तोड़ है। अगर आप लोग इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं तो मैं नेक्स्ट ही जल्दी वीडियो ले आऊंगा। तो मैं मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के साथ। तो यार, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत किंग शी हुआन से होती है, द किंग ऑफ द बिगिनिंग, जो कि इतने जबरदस्त तरीके से अपना ओरा फार्म करते हुए जैसे तैसे करके एरिना के अंदर अपनी कूल एंट्रेंस करता है। इसके चंद लम्हे की बाद ही वहाँ पर उसकी वल्कैरी खुद चल कर आती है। वो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है कि मुझे लगा था कि तुम एंट्रेंस से गुजरोगे, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम्हारे साथ मर्ज होने के लिए, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। मैं तुम्हें जो कुछ भी बताती हूँ, जो रास्ता भी बताती हूँ, तुम सिर्फ आगे से यही कहते हो कि मैं जहाँ चलता हूँ वही मेरा रास्ता बन जाता है, मैं जिधर बैठता हूँ वही मेरी गद्दी बन जाती है। दोस्तों, वो कंप्लेन करते हुए उसके करीब ही जाती है कि किंग शी हुआन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, और जब जैसे तैसे करके उसकी वल्कैरी उसकी आंखों में देखती है। आई नो उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, पर वो जैसे तैसे करके उसकी आंखों में देखती है, वो उसी की होकर रह जाती है। कहीं हरामी पेडोफाइल तो नहीं है? वेल एनीवे, इसी एक तेज दिल की धड़कन के साथ उसकी वल्कैरी उसके साथ मर्ज करती है और उसका आर्मर बन जाती है। दोस्तों, अब बारी आती है हेडिस की एंट्रेंस मारने की। हेडिस जब अपनी एंट्रेंस से गुजर कर जा रहा होता है, तभी उसका रास्ता अपने भाई का एक सर्वेंट रोकता है। वो यहाँ पर पोसाइडन के ब्लेड का टुकड़ा देते हुए कहता है कि सर प्लीज, ये मेरे मास्टर का ब्लेड है, इसका इस्तेमाल करके अपने भाई का रिवेंज लीजिएगा। तो हेडिस उसे पागल बुलाते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, मेरा भाई कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उसका बदला ले, क्योंकि एक गॉड होने के नाते वो इतना बड़ा दिल का मालिक था। सच कहूँ तो वो इन चीजों से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। ये सुनकर उसका सर्वेंट शर्मिंदगी से अपने सर को झुका देता है। वो कहता है, शायद से मेरी मत मारी गई थी कि मैंने आपसे ये पूछा। आगे से हेडिस बोलता है, चाहे भले ही मेरा भाई तो ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बड़े भाई होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाऊं। ये बोलते हुए वो उसके ब्लेड के टुकड़े को अपने स्पेयर के साथ मर्ज कर देता है, ये कहते हुए कि एक भाई होने के नाते अब ये मेरे जिम्मे है कि मैं उसके बदले को पूरा करूं। कहानी एक बार फिर से बैटल एरिना पे जाती है, जहाँ पर हेमडाल अपने सूर को पकड़ के अनाउंसमेंट करने लगता है कि बुद्धा की बिट्रेयल के बाद अब जो उसकी जगह पर लड़ने आ रहा है। ये बोलते हुए वो अचानक से कांप उठता है, उसके पास कोई अल्फाज तक नहीं बचते। हालांकि वो खुद को संभालते हुए कैसे ना कैसे करके हेडिस की अनाउंसमेंट करता है। वो यहाँ पर उसकी शान के मुताबिक अपने अल्फाजों का चुनाव करता है। वो बताता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हेल हीलियम का किंग है, हेल हीलियम का गॉड है।
हम देख पाते हैं सब उसके आने से ही बाकी गॉड्स भी थर थर कांपने लगते हैं। यहाँ तक तो इंसान भी उसे जानते होते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं कि इस बार तो गॉड्स जरा भी अपने पैरों को जमीन पे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बताता है वो जहाँ चलता है कि जमीन कांप उठती है। वो जिसको देखता है वो उसके आगे झुक जाता है। वो 3 मुंह वाला कुत्ता जो कि हेलिनियम को गार्ड करता है, सर्बीरस, वो सिर्फ और सिर्फ उसके आगे एक पप्पी के मायने रखता है जो नर्क का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है। वो उसके आगे बिल्ली की तरह थर थर कांपता है, जो कि एल्डर्स ऑफ द 3 माइटियस्ट ग्रीक ब्रदर में से एक है, द किंग ऑफ हेलहेम। कहा जाता है कि जो भी उसका नाम ले वो सीधा नरक में जाता है। इसके बाद वो फाइनली उसके नाम को लेता है। हमारे सामने खड़ा है कोई और नहीं बल्कि हेडिस। तो मैं सोचता हूँ क्या ये नरक में जाएगा। बहरहाल जब दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो ये बैटल है द किंग वर्सेस किंग का, द एम्परर वर्सेस एम्परर का। जो जीतेगा वही इनमें से सबसे बड़ा किंग माना जाएगा। दोस्तों बैटल की शुरुआत जैसे ही होती है हम देख पाते हैं हेडिस यहाँ पर अपने कदम जमाने लगता है, और जब वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है वो बताता भी उसे वैसे तो मैं तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता, लेकिन तुम्ही में से एक ने इंसानों के दरमियान में किसी ने तो मेरे भाई की जान ली है, और अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने उसे मारा है। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। अब वो जैसे उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में पहुंच जाता है यहाँ पर हेडिस अपने सबसे पहले वार को बरसाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर लोगों का मानना होता है वो बिल्कुल पोसाइडन की तरह अपने वारों की बरसात कर देगा, पर ना वो अपने भाई की तरह वारों की बारिश नहीं करता। वो अपनी शुरुआत एक ही खतरनाक वार से करता है, वो वार जो कि किंग ऑफ द किंग काफी करीबी से डॉज करता है, और ऐसा करते हुए उसकी आर्मर की एक स्पाइक भी टूट जाती है। हेडिस तब और फिर तभी कहीं जाकर अपने वारों की बरसात कर देता है। वो हमले, वो अटैक जो कि चाहे किसी को लगे तो उसकी जान को वहीं पर नोच लेते, लेकिन किंग शी हुआन उसके एक एक वार को बिल्कुल तितली की तरह डॉज करने लगता है। वो बचता जाता, वो बचता जाता, वो बचता चला जाता है। मेरे भाई लोगों ये देखकर किसी का भी कलेजा उसके मुंह को आ जाए। हेडिस हिरांगी परेशानी से बोलता है नामुमकिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहूँ तो नामुमकिन। आज तक कोई गॉड में भी ऐसा नहीं है जो कि हेडिस के हमलों को यूं डॉज कर सकता है। वो उसके वारों में से ऐसे बच रहा है जैसे वो हवा में तैर रहा हो। जो सब देखकर यहाँ तक मम्मो वाली बाजी भी इसकी दाद देने पर तैयार हो जाती है। हेडिस छलांग लगाते हुए यहाँ पर अपनी स्पीयर को पूरे हाथों से झंझोड़ कर हमारे किंग शी हुआन पर टूट पड़ता है। किंग शी हुआन जो कि पीछे हटते हुए चाहे भले ही उसके वार को तो डॉज कर लेता है, लेकिन हेडिस का हमला पूरे के पूरे ग्राउंड को ही शैटर करने लगता है। किंग शी हुआन पीछे हटता जाता, वो पीछे हटता जाता कि एक तेज हवा चीरते हुए किंग शी हुआन को काट देती है। हाँ दोस्तों यहाँ पर उसे हवा ने काटा होता है। हेडिस के स्पीयर के दम पर वो जब हवा को चीरता है तो हवा भी काफी ज्यादा नोकीली बन जाती है। ये सब देखकर उसकी जानलेवा ताकत देखकर सभी के मुंह खुले रहते हैं। दोस्तों हमें यही बताया जा रहा है कि हेडिस की जो वार है, उसकी ताकत है, उसकी स्पीड है, उसका स्टैमिना है, वो सारे के सारे बाकी गॉड से ऊपर है। हेडिस यहाँ पर भी ना रुकता, वो अपने इसी स्पेयर से हवा को चीरते हुए हमारे किंग हुआन की ओर बढ़ने लगता है। उसका वार जो कि हर चीज को अपने रास्ते में आते हुए काट रही होती है, उसका वार जो कि किसी चीज से भी लगता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। किसी वजह से अचानक से यहाँ पर किंग शी हुआन की मुट्ठी के खिलाफ जाने से रुक जाती है। इसी तरह किंग शी हुआन आसानी से अपने एक ही हाथ के दम पर उसके इस आते हुए डेडली हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो वार जो कि पीछे टकराने से आधा एरिना को नष्ट कर देता है, लेकिन किंग शी हुआन वहीं पर खड़ा रहता। हेडिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है वो हमला जो कि यहाँ तक बहती हुई नर्क को भी आधा कर सकता है, आखिर कैसे इसने इस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहाँ पर भी आकर खत्म नहीं होती। किंग शी हुआन आसानी से उसके स्पेयर को पकड़ते हुए ऐसे उसे पीछे फेंकता है जैसे हेडिस के हमले का कोई वजन तक नहीं होता। हेडिस जैसे जैसे हवा में पीछे धकेला जाता है, उसकी स्पेयर की पीछे वाली साइड उसके चेस्ट पर जोर से रखती है।
उसके मुंह से खून बहता है और वो जाकर दीवार में बस जाता है। एरिना में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होता, कोई भी ऐसा गॉड नहीं बचा होता जो ये देखकर हैरान ना हुआ हो। हेडिस, जो कि आज तक अनटचेबल गॉड माना जाता था। हेडिस, जिसके खून को आज तक कभी किसी ने बहते हुए नहीं देखा। हेडिस, वो गॉड जो कि आज तक कोई दूसरा गॉड भी उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। आज लोगों ने उसे दीवार के अंदर ऐसे दसते हुए देखा जैसे उसकी कोई वैल्यू ना हो। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं आप सभी से सिर्फ आप लोगों का 1 मिनट चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं इतनी बड़ी वीडियो बना सकता हूँ तो क्या मैं आप लोगों की सिर्फ 1 मिनट की ख्वाहिश भी नहीं कर सकता? प्लीज मेरी बात को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा क्या ही जाएगा। मैं शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं काफी वक्त के बाद वापस आया हूँ और सच कहूँ तो वापस आकर काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा अजीब भी। लेकिन इस बार पहले से काफी कुछ बदल है। इस बार मैं फेस के साथ वापस आया हूँ। इस बार मैं एक पहचान लेकर आया हूँ। ऑब्वियसली पिछली बार व्यूज के टर्म में मैं अगर सच कहूँ तो एनिमे कम्युनिटी में मैं नंबर 2 पर होता था। तो मैं सब आप सभी की सपोर्ट चाहता हूँ। मैं इसी तरह वीडियोस बनाता रहूंगा, लंबी लंबी भी लाऊंगा, बड़ी बड़ी भी लाऊंगा। हर एक से एक बेहतर एनिमे को भी कवर अप करूंगा। बदले में सब मुझे आपकी सपोर्ट और आपका वक्त चाहिए है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूँ, इस बार वीडियोस फेस कैम होने वाली है। होपफुली आप लोग इस चीज में मेरे साथ कोऑपरेट कर पाए और सपोर्ट कर पाए। आजकल के एआई दौर में लोगों को पता है यूट्यूब उन वीडियोस को ज्यादा आगे लगता है जिनमें फेस हो। तो दोस्तों, प्लीज इस चीज को बर्दाश्त कर लेना मेरे लिए और अपने लिए। पर इस बार मैं सब एक ही तरह के एनिमे नहीं लाऊंगा, मैं रोमांस भी लाऊंगा, फाइटिंग भी लाऊंगा और हर तरह के लाऊंगा। तो प्लीज यार, जिस वीडियो में भी मेरा बूथा देखो, बस उस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, इतना ही मैं चाहता हूँ। मैं आपको रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की तरह के एनिमे भी दूंगा, लेकिन साथ ही साथ रोमांस भी लाने पड़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल को पूरे तरीके से बैलेंस करने के लिए। तो हाँ, मैं चाहूंगा आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे तो इस एनिमे को कोई दूसरा बंदा नहीं एक्सप्लेन करा, लेकिन अगर करता भी है, मैं सब इतना कहूंगा, सब इसी चैनल पर देखो। और सब इतना ही मैं मांगता हूँ, एक क्रिएटर जिसका काम है वीडियोस बनाना, हर तरह की एनिमे को इस बार कवर किया जाएगा। तो एक अच्छी ऑडियंस होने के नाते आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप मेरी हर तरह की वीडियोस देखें, चाहे वो रोमांस हो या फिर फाइटिंग वाले हो, चाहे उसमें फेस हो या फिर फेस ना हो। मैं एक लॉयल फैन बेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप लोगों पे मैं सब इतना मांगता हूँ कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हर एनिमे को जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो सब इधर ही देखिएगा। तो हाँ, आप लोग शुरुआत कर सकते हैं इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, इसे शेयर करके, और जितने कमेंट्स कर सकते हो यार कर दो। तो चलो यार, अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हेडिस को दीवार में पटक डालने के बाद यहाँ पर किंग शी हुआन अपने परफेक्ट स्टैंड को लेता है, जिसका नाम होता है शीयू डिफेंस। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें ऑफेंस भी शामिल है। दूर मिट्टी जैसे तैसे करके क्लियर होने लगती है। हम हेडिस को वहां पर बेजान पड़ा हुआ देख पाते हैं। फाइनली यहाँ पर किंग शी हुआन अपने लाइफ को आजमाते हुए कहता है, तुमने खुद को क्या हेलहेम का गॉड नहीं पुकारा, तुमने खुद को क्या हेडिस नहीं पुकारा, तुमने क्या खुद को किंग नहीं पुकारा। तो मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ शब्दों में समझा देता हूँ, तुम गॉड बनना चाहते हो, ठीक है, फिर मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस दुनिया का सिर्फ एक ही किंग है, वो किंग सिर्फ मैं हूँ किंग ऑफ द किंग ऑफ द बिगिनिंग। मुझसे ही सब कुछ आकर शुरू होता है, मुझ पे ही सब कुछ आकर खत्म होता है। मैं जो रास्ता लूं वो मेरा रास्ता बन जाता है, मैं जिससे मुंह मोड़ू उसका वजूद खत्म हो जाता है। कौन हूँ मैं हूँ द किंग ऑफ द बिगिनिंग, मेरा नाम है किंग शी हुआ। जब ये बैटल खत्म होगा तुम मेरे नाम को याद रखोगे। वैसे दोस्तों, सच कहूँ तो ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे सातरो गोजो की याद दिलवाता है, लेकिन मेरे ख्याल में दोस्तों अब सही समय होगा कि हम यहाँ पर किंग शी हुआन के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करें, जिसका नाम है शीयू। हाँ दोस्तों, शीयू, जिसका जिक्र चाइनीज की काफी एंशिएंट मिथोलॉजी में भी किया जाता है, जहाँ पर हर रीजन का अपना कुछ मानना होता था। लेकिन जहाँ तक की रीजन की बात है, वहाँ पर लोग उसे मिलिट्री आर्ट का गॉड मानते थे। उनका मानना था कि उसी की पावर से जन्म लिया है तीर कमान ने, चाकुओं ने, स्वॉर्ड ने, आर्मर ने, और भी कहीं कहीं चीजों ने, जिसे यहाँ तक 5 टूल ऑफ वॉर भी कहा जाता था। पर जरूरी सवाल तो ये उठता है कि इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है। पर असल में दोस्तों, इसमें घंटा कोई सच्चाई नहीं थी,
सच्चाई तो ये थी, जिसे वो लोग गॉड ऑफ मिलिट्री आर्ट पुकारते थे। वो एक तरह का वैशी दरिंदा था जो किंग मी उससे पूछता था, सब वही चाइना में हुकूमत कर सकता था। और वही शख्स है डीमन गॉड शियू। शियू के बिना उनकी हुकूमत चाइना पर हो ही नहीं सकती थी। पर तभी इसके बाद एक नया दौर की शुरुआत हुई। 28 ईयर ऑफ द फर्स्ट एम्परर 219 BC। उसमें एक ऐसी यूनिफिकेशन ऑफ नेशन थी जिसने अपनी हुकूमत को पूरी की पूरी चाइना की 4 दीवारियों में बसाया। इसके बाद फाइनली उसका वक्त आ चुका था कि वो भी जाकर डीमन गॉड शियू से मुलाकात करे। उस जर्नी में उसने अकेले माउंट ताई का सफर तय किया ताकि ऊपर पहुंच के वो भी फेंशन सेरेमोनी को सरंजाम दे सके, उसे पूरा कर सके। वही सेरेमोनी जहां पर दूसरे एम्परर आके उस गॉड को पूजा करते थे। पर जरूरी सवाल तो ये उठता है कि हमारे किंग शी हुआन ने भी क्या उस गॉड को पूजा था? अगर उसने पूजा नहीं उसे, तो वहाँ पर क्या हुआ था? इतिहास गवाह है कि उस बदबूदार दिन में जरूर कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स को पता है। हाँ दोस्तों, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, और वो कोई और नहीं बल्कि किंग शी हुआन है। लेकिन फिक्र मत करो, उस माउंट ताई की पीक पर क्या हुआ था वो बात मैं आपको बताऊंगा। किंग शी हुआन जैसे तैसे करके उस डीमन गॉड तक जा पहुंचता है। वो अभी भी इंसानों की हड्डियों को चबा रहा होता है। जब वो उसके सामने अपने कदम जमा के खड़ा हो जाता है, वो सो कॉल्ड डीमन गॉड यहाँ पर उसका नाम लेके बोलता है, पूरे चाइना पर अपनी हुकूमत जमाने वाले, मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू इतना ज्यादा जवान होगा। पर एक बात का क्रेडिट मैं तुम्हें जरूर दूंगा, एक बात की दाद तुम्हारे ऊपर जचती है कि तुम मेरे सामने कदम जमा के खड़े हो बिना किसी डर के। तुमसे पहले जितने भी एम्परर आए थे वो थर थर कांप रहे थे, लेकिन जरा देखो तो खुद को, मेरी मौजूदगी में तुम्हें जरा भी डर नहीं है। जिस पर वो बताता है, ठीक है फिर तुम्हें बस मेरे आगे घुटने झुकाने हैं और उस सेक्रीफाइस को देना है। इसके बाद तुम पूरे की पूरे चाइना पर जैसे हुकूमत कर रहे हो करते रहो। हम देख पाते हैं किंग शी हुआन जो कि अपने साथ एक कॉफिन को भी लाया था, वो बोलता है इसी के अंदर तुम्हारी सेक्रीफाइस है। ये बोलते हुए वो फौरन से बलि के कॉफन को उसकी ओर फेंकता है, लेकिन उसके अंदर से दरअसल निकलता है एक क्ले का फिगर। ये देखकर शियू गॉड ऑफ डीमन को तब चलने लगती है। वो उसे बताता भी है, देखो लड़के तुम समझे नहीं हो, मेरे बिना तुम चाइना पर अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते, मैं तुम्हें इजाजत ही नहीं दूंगा। किंग शी हुआन मुस्कुराते हुए कहता है, एरोगेंस, घमंड, आई लाइक, इसको थोड़ा कम कर, बहुत ऊपर जाएगा वरना सीधा ऊपर जाएगा। ये बोलते हुए किंग शी हुआन फाइनली अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है। वो यहाँ पर उससे फाइनली चुनौती देते हुए उसे वार्न करता है, उसे बता देता है कि मेरे खिलाफ तुम नहीं जीत सकते। जब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा तो फाइनली मैं बन जाऊंगा किंग ऑफ द बिगिनिंग, द किंग ऑफ द किंग। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह एक खतरनाक बैटल की शुरुआत होती है। तभी फाइनली कहानी कुछ लम्हों के बाद की हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर किंग शी हुआन ने उस डीमन गॉड शियू को काफी ब्रूटल तरीके से हरा दिया होता है। वो बैटल, वो लड़ाई, वो जंग एक इंसान और एक डीमन गॉड के बीच में थी जो लगातार 6 दिन तक चली थी। लेकिन दोस्तों, किंग शी हुआन ने डीमन गॉड को बिना किसी वल्कैरी के हराया था। तो अब कहीं जाकर आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि आखिर बुनिल्डा ने आखिर इससे क्यों चुना हेडिस का सामना करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक डीमन गॉड को हरा चुका है, वो भी बिना किसी वल्कैरी के। यहीं से इसके बाद उसे ये टाइटल मिला था किंग शी हुआंग का। यहीं पर किंग शी हुआंग ने अपने शियू डिफेंस को भी मास्टर किया था, जिसके अंदर डिफेंस के साथ ही साथ ऑफेंस भी शामिल है। दोस्तों, कहानी अब वापस से प्रेजेंट में आती है। गोल ये देखकर परेशानी से बोलती है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा जिसे मैं देख रही हूँ। किंग शी हुआन ने, एक मामूली इंसान ने हेडिस जैसे पावरफुल गॉड को ओवर पावर्ड किया। बुनिल्डा भी इसी चीज को लेकर एक्सप्लेन करती है, यह है वो टेक्निक जिसे लोग शी यू बोलते हैं। 5 डिफेंस मैकेनिज्म जिससे अटैक भी किया जा सकता है। इसमें सोड आती है, बो एरो आता है, आर्मर आती है, स्पेयर आती है। ये देखकर तो एरीज का कलेजा अब जैसे कि उसके मुंह को आने को लगता है। वो यही सोचने लगता है कि कब हमने देखा था एरीज को यूं जमीन पर गिरे हुए।
कभी भी नहीं। ये देखकर एरिस को समझ में आने लगता है कि आखिर अब समझ में आया कि कैसे उसने मुझे इतनी आसानी से एक बार नहीं कई बार जमीन पर पटका। तो हर्मीस बताता है इस टेक्निक की वजह से उसने आसानी से डायरेक्टली हेडिस के वार को ब्लॉक ही नहीं किया, बल्कि वो उसकी अटैक की पावर को डिफ्लेक्ट कर रहा है और रीडायरेक्ट कर रहा है। तो आम अल्फाजों में बोलूं तो ये मेलियोडस की फुल काउंटर टेक्निक की तरह है। वो अपने दुश्मन के आने वाले अटैक को पकड़ के उसी की पावर के साथ अपने दुश्मन पे ही दे मारता है। इसी वजह से हेडिस ने इतनी बड़ी डैमेज लिया क्योंकि उसका अपना वार ही उसे जाकर लगा है। हेडिस फाइनली अपने कदम जमाकर खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। वो बोलता है, किंग शी हुआन, वाकई में तुम काबिले तारीफ हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी नजर में एक किंग होना कैसा होता है? किंग शी हुआन बताने लगता है, एक किंग जो कि कभी शक में नहीं पड़ता, एक किंग जो कि कभी टूटता नहीं है, एक किंग जो कि कभी झुकता नहीं है, एक किंग जो कि कभी भी किसी पर रिलाय नहीं करता बल्कि अपने लोगों को डिफेंड करता है, वही एक असली किंग होने का हकदार है। ये सुनकर हेलहाइम का किंग जोर जोर से मुस्कुराने लगता है और वो बताता है कि तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई पोसाइडन की तरह हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह का एक किंग था। सच कहूँ तो वो गॉड से बढ़कर एक गॉड था, सबसे हम्बल गॉडों के बीच में से था। वो अपने लोगों के लिए हमेशा से बलि देने के लिए तैयार रहता था। ये बोलते हुए वो एक अजीब किस्म का स्टैंस लेता है। वो कहता भी है कि उसके बड़े भाई होने के नाते मैं उसके रिवेंज को जरूर पूरा करूंगा। आज तक कभी भी किसी ने इस तरीके से स्पेयर नहीं पकड़ा होता। आमतौर पर तुम स्पेयर की शार्पनेस को अपने दुश्मन की ओर ठिकाते हो, लेकिन इस बार उसने उल्टा उसे बैकवर्ड पकड़ा होता है और इस बार वो अटैक करते वक्त किंग शी हुआन को वार्न कर देता है कि इस बार तुम इससे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे, इस बार ये तुम्हें कुचल देगा। उसका वार जैसे तैसे करके यहाँ पर हमारे किंग शी हुआन को लगने ही लगता है कि वो यहाँ पर अपने शियू डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। हैरिस फिर से परेशान होने लगता है कि वो इसे डिफ्लेक्ट कर देगा। तो हैरिस भी आगे से अपना मुंह खोलते हुए कहता है, नहीं इस बार नहीं। हम देख पाते हैं जैसे तैसे करके उसका वार किंग शी हुआन के साथ इम्पैक्ट में आता है। वो एक बार फिर से उसे डिफ्लेक्ट करने लगता है, लेकिन इस बीच में यहाँ पर बार बार हेडिस अपनी दिशा ऑफ थर्ड्स को पलटता जा रहा होता है। वो शायद से डिफ्लेक्ट कर भी लेता, लेकिन इस बार वो उस पर नीचे प्रेशर देने के साथ साथ उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। फाइनली बैकवर्ड और पुलवर्ड फोर्स की वजह से वो यहाँ पर किंग शी हुआन को जमीन के अंदर धसा देता है। मेरे भाई लोगों, तो दूर मिट्टी जैसे जैसे करके क्लियर होती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि किंग शी हुआन जमीन के अंदर धस चुका होता है। वो यहाँ पर जर्रा भी नहीं हिलना होता। आखिर वो क्यों हिले? उसे यहाँ पर हेडिस की पावरफुल थर्स्ट ने क्रश कर दिया है। हेमडाल भी सोचने लगता है क्या वो मर चुका है कि फाइनली यहाँ पर किंग शी हुआन दर्द से तड़पते हुए उठने लगता है। हेडिस बोलता भी है, वैसे सच कहूं मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस अटैक को सरवाइव भी कर पाओगे। किंग शी हुआन जो कि सब अपने घुटनों पर बैठा होता है और यहाँ तक खड़े होने में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। उसने अपने आंखों पे पट्टी बांधी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने सर को गीला गीला पाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका काफी ज्यादा खून बह रहा है, ताकि फिर भी वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता तो वो खड़ा हो जाता। यहाँ तक वो अपने हेड बैंड को जैसे तैसे करके उतारता ही है। बाकी एम्परर उसे फौरन से रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं। किंग शी हुआन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। हेडिस यहाँ पर कहता है, तुम्हें मेरा वार लगा, उसने तुम्हें जमीन के अंदर धसा दिया, तुमने साहब और तुम खड़े हुए यहाँ तक मुस्कुरा रहे भी हो। सच कहूँ तो तुम एक असली किंग हो। ये बोलते बोलते एक बार फिर से वो टूट पड़ता है। किंग शी हुआन एक बार फिर से उसके वारों को डॉज करने लगता है कि दोबारा से स्पेयर उसे काटता हुआ गुजर जाता है। कि जिन समय हेडिस इसी मौके से फायदा उठाते हुए दोबारा से अपने उसी थर्स का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए पिछली बार उसने किंग शी हुआन को जमीन के अंदर पटक दिया था। एक बार फिर से इनके बीच में इस बैटल ऑफ स्ट्रगल की शुरुआत होती है। हेडिस जो कि उससे कुचलने की कोशिश कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ किंग शी हुआन जो कि उसके वार को डिफ्लेक्ट करने की अपनी कोशिशों में जारी होता है, जहाँ पर हमें फिर से एक बार लगने ही लगता है कि हेडिस
उसे अपनी डाउनवर्ड और पुलवर्ड फोर्स की वजह से कुचल देगा कि उसकी फोर्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर किंग शी हुआन अपनी बैक फोर्स को अपनाता है, जहाँ पर हमें लगने ही लगता है कि एक बार फिर से हेडिस अपनी डाउनवर्ड और पुलवर्ड फोर्स के कारण हमारे किंग शी हुआन को पटक देगा कि देखते ही देखते किंग शी हुआन यहाँ पर एक एयर ब्लो का सहारा लेता है। वह हवा जैसे तैसे करके हेडिस के जिस्म के साथ टकराती ही है। हेडिस का जैसे कि सल्तनत यहाँ पर थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। किंग शी हुआन इसी मौके को काम में लाते हुए यहाँ पर उसकी पुलवर्ड फोर्स को खत्म करने के लिए अपनी बैकवर्ड फोर्स को डालता है और इसी परफेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से वो यहाँ पर हेडिस की ताकत को डिफ्लेक्ट करते हुए ठीक उसे भी इसी तरह जमीन के अंदर धंसा देता है जैसे पिछले बार उसने हमारे शी हुआन को धंसाया था। किंग शी हुआन में खलबली मचती है और वो फौरन से रश करता है बैटल को यहीं पर एंड करने के लिए, लेकिन हेडिस फौरन से अपनी स्पेयर को लेराते हुए उसे दिशा को पलटने पर मजबूर कर देता है। हेडिस खड़ा होता, बड़ के सांसें लेता, अभी भी अपने ख्यालों में खोया होता है कि अगर इसने ये किया भी तो कैसे किया, इसने मेरी दिशा को पलटा तो कैसे पलटा। हेडिस ने डैमेज ली तो ली ही सही, लेकिन हम देख पाते हैं अचानक से किंग शी हुआन के जिस्म में एक दर्द सा उठता है। पर यहाँ पर बातें करने का ज्यादा वक्त नहीं होता, दोनों के दोनों दोबारा टूट पड़ते हैं, जिन समय किंग शी हुआन दोबारा से उसके खिलाफ एयर की बबल का सहारा लेता है। इस बार हमें थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है। वो एयर बबल जैसे ही हमारे हेडिस के खिलाफ जाता है तो उसके जिस्म में की एनर्जी चेंज होने लग जाती है। इसी के कारण वो एक बार फिर से यहाँ पर किंग शी हुआन को मिस कर देता है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, किंग शी हुआन को मालूम होता है कि वो सामने से हेडिस का सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर ही इतनी ज्यादा है, लेकिन वो यहाँ पर गैस बबल का सहारा ले रहा है, उसकी की एनर्जी को चेंज कर देता है जिससे, और इसी के कारण उसकी दिशा को पलट देता है, उसकी वार करने की क्षमता को कम कर देता है। इसी तरह किंग शी हुआन उसके स्पेयर को डॉज करते हुए अपने ड्रैगन क्लास से उस पर हमला करता है, जिससे डैमेज लेकर यहाँ पर फौरन हेडिस पीछे धकेला जाता है और हम देख पाते हैं उसके जिस्म में एक बहुत बड़ा छेद हो गया होता है। फाइनली दोस्तों, किंग शी हुआन पूरे तरीके से अब हेडिस पर भारी पड़ रहा है। एरिस भी ये बात को लेकर कहने लगता है, चलो किसी टेक्निक की तो मुझे समझ में आती, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कोई हेडिस को सामने से भी टक्कर दे सकता है। हर्मीस भी इसी बात को लेकर बोलते हैं, हाँ ये बात तो तय है कि ये शख्स इंसान से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि जो काम गॉड भी नहीं कर सकते वो ये इंसान सबके सामने कर रहा है। देखते देखते यहाँ पर फौरन से जूस भी एंट्री मारता है और वो कहने भी लगता है, फिक्र मत करो, हेडिस ने कोई चीज तो नोटिस की है अपने एनिमी के बारे में। इसी चीज को लेकर हेडिस बोलने लगता है, मैं समझ गया, तुम अपनी सांस की हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बर्स्ट ऑफ एयर को मेरी तरफ शूट करते हो जो कि क्रिटिकल पॉइंट पर लगने की वजह से मेरी फ्लो ऑफ टेक्निक को डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, ये चीज वाकई में असल में भी काम कर सकती है। अगर आपके जिस्म में अचानक से कोई एयर दाखिल हो जाती है, आपका सल्तनत पूरे तरीके से हिल जाता है, पर इस एनिमे में इस चीज को थोड़ा एग्जैजुरेट करके दिखाया जा रहा है। तभी हम किंग शी हुआन की आंखों में देख पाते हैं जो कि चमक रही होती है। वो बोलता है कि हाँ, इन आंखों के कारण मैं तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स को देख सकता हूँ। वो चमकते हुए स्टार अंदर एक गेस्ट रूम में सासकी काइजिरो भी और उसकी टीम भी इस बैटल को देख रही होती है। उन्हीं के पूछने पे काइजिरो सासकी एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है कि हर एक के अंदर एक की होती है और उस की के अंदर एक अलग चीज है जिससे यहाँ तक लिंचपिन भी बोला जाता है। लिंचपिन से सारी की सारी की निकली होती है, तो अगर बर्स्ट ऑफ एयर जाकर उसे लगता है वो उसे डिस्टर्ब कर देता है और की तुम्हारे अंदर पूरे तरीके से स्प्लिट अप हो जाती है। तो ऐसे मौके में तुम्हारा सल्तनत का बिगड़ना या तुम्हारी दिशा का पलट जाना अपने आप काफी ज्यादा आम है। यही चीज बोलिंडा यहाँ तक गोल को भी एक्सप्लेन कर रही होती है। वो बताता है कि जिसे हम लिंचपिन बोलते हैं उसे दरअसल किंग शी हुआन स्टार के नाम से पुकारता है। ये इसका अपना तरीका है इसको पुकारने का। यही चीज तो एक परफेक्ट डिफेंस के साथ उससे ऑफेंस भी देती है, इसलिए तो इसकी टेक्निक का नाम शी यू रखा गया है। गोल हिरांगी से बोलती है, वाह इतनी इम्प्रेसिव पावर थी, इसने अपनी आंखों को छुपा रखा था, इसे तो शुरू में इस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए था। सिस्टर, आखिर इसने क्यों अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी? तो बुनिल्डा थोड़ी सी सैड होते हुए बोलती है, देखो जब तुम दुनिया में कोई बड़ी ताकत को पाते हो तो उसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ती है।
तो हाँ दोस्तों, ये बात सच है। इसी के कारण हम देख पाते हैं जिस ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके उसने हेडिस को जिस जगह पर घायल किया था, उसकी जगह पर वही सेम जख्म, वही सेम इंजरी यहाँ तक किंग शी हुआन के जिस्म पर भी प्रकट हो जाती है। इसी कीमत की बनिल्डा बात कर रही थी। किंग शी हुआन बताने लगता है, इसी वजह से मुझे नफरत है इन आंखों के दम पर फाइट लड़ने से। वो यहाँ पर थोड़ा सा दुख भरे तरीके से बोलता है, हाँ ये वाकई में दर्द करता है। वो बोझ जो कि उसने अपने कंधों पे उठा रखा है, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर किंग शी हुआन सबसे ग्रेटेस्ट किंग क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ तक वो अपने दुश्मनों का भी बोझ अपने कंधों पर उठाता है। ये चीज देखकर हेडिस हैरान होता है, दाद देता है और वो बोलता है, ये दिलचस्प है। वो बताता है कि इन आंखों के दम पर तुम दूसरे के दर्दों को भी महसूस कर सकते हो। मुझे तो लगता है ये एक बहुत बड़ा बोझ है, तुम आखिर इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। तो वो बताता है कि अपने लोगों का दर्द ही तुम्हें एक असली किंग बनने में तुम्हारी मदद करता है। यही दर्द तो किंग शी हुआन को सबसे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने यहाँ पर एपिसोड 2 और 3 को कवर कर लिया है और ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है।